जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? जैसा कि अपन 12th की इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके मैं पिछले 2 वीडियो बना चुकी हूँ। पहले वीडियो में अपन ने मांग की कीमत लोच का अर्थ देखा था और कुछ क्वेश्चन देखे थे और फॉर्मूला देखा था, सूत्र देखा था। और उससे जो अगला वीडियो था उसमें अपने मांग की कीमत लोच की श्रेणियां देखी थी। मांग की लोच की श्रेणियां देखी जो कि 5 बताई थी मैंने। पूर्णतया लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग और पूर्णतया बेलोचदार मांग। आई होप वो डायग्राम और वो श्रेणियां, उनकी परिभाषा आपने कॉपी में नोट की होगी, बार बार उनके डायग्राम बनाए होंगे और आपको समझ में आया होगा। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है, वो है मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां। ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां कौन कौन सी होती है, किस प्रकार अपन मांग की कीमत लोच को माप सकते हैं। तो मांग की कीमत लोच को हम निम्न विधियों के द्वारा माप सकते हैं। इसको आप अपनी होमवर्क नोटबुक, नोट्स वाली कॉपी और पेन निकाल लीजिए। मांग की कीमत लोच को निम्न विधियों द्वारा मापा जा सकता है। मांग की कीमत लोच को निम्न विधियों द्वारा मापा जा सकता है। पहली विधि है आनुपातिक या प्रतिशत विधि। दूसरी है ज्यामितीय या बिंदु रेखीय विधि। तीसरी है कुल व्यय विधि। ज्यामितीय या बिंदु रेखीय विधि, इसको आप ज्यामितीय विधि या बिंदु रेखीय विधि, आनुपातिक या प्रतिशत विधि और ज्यामितीय विधि या बिंदु रेखीय विधि, और तीसरी कौन सी है? कुल व्यय विधि। तो चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं अपन। पहले ऐसे ही आपको हेडिंग डालनी है, फिर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट डाल लीजिए, आनुपातिक या प्रतिशत विधि। आनुपातिक या प्रतिशत विधि कौन सी है? आनुपातिक या प्रतिशत विधि। तो चलिए अपन ने स्टार्ट किया आनुपातिक या प्रतिशत विधि। तो इसकी डेफिनेशन अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप बता सकते हो कि इस विधि में मांग की कीमत लोच मांग में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन या कीमत में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन का भाग देने से जो प्राप्त होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? आनुपातिक या प्रतिशत विधि। तो अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, इस विधि में मांग की कीमत लोच मांग में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का देखिए कि इस विधि में मांग की कीमत लोच मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन का कीमत में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन का भाग देने से प्राप्त होती है। कि मांग में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन का कीमत में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने से होती है, वो कौन सी विधि कहलाती है? मांग की कीमत लोच आनुपातिक या प्रतिशत विधि। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, सूत्र ईडी बराबर
मांग में आनुपातिक मांग में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन मांग में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाई कीमत में आनुपातिक प्रतिशत कीमत में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन। मांग में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन। या दूसरा फॉर्मूला लिखो, या ईडी बराबर मांग में परिवर्तन यानी प्रारंभिक मांग डिवाइड बाय कीमत में परिवर्तन ऑब्लिक प्रारंभिक कीमत। मांग में परिवर्तन बट्टा कीमत में परिवर्तन या प्रारंभिक मांग बट्टा प्रारंभिक कीमत। और एक फॉर्मूला जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ईडी बराबर डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी इंटू पी जीरो बट्टा क्यू जीरो। डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी इंटू पी जीरो बट्टा क्यू जीरो। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, Q1 माइनस क्यू जीरो। डेल्टा पी कैसे निकलेगा, P1 माइनस पी जीरो। क्यू जीरो किसको बोलेंगे, क्यू जीरो बोलेंगे प्रारंभिक मांग, प्रारंभिक मांग और Q1 किसको बोलेंगे अपन, नई कीमत को, नई मांग ये होगी P0 होगी आपके प्रारंभिक कीमत और P1 होगी आपके नई कीमत। प्रारंभिक कीमत प्रारंभिक मांग और नई कीमत। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेना, देखो जो ही मैंने आपको मांग की कीमत लॉस की डेफिनेशन बताई थी वो सेम इधर है कि प्रारंभिक कीमत कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन का कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर जो प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, मांग की कीमत लॉस कहलाती है। और वही कौन सी विधि होगी, वही होगी आनुपातिक या प्रतिशत। जॉन रॉबिन्सन ने जो परिभाषा दी थी कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन का जो क्रय की गई मात्रा रहती है, प्रत्युत्तर क्रय की गई मात्रा रहती है, उसका जो कीमत में कि किसी कीमत पर मांग की लॉस कीमत में थोड़े परिवर्तन के प्रत्युत्तर में क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है, मांग की कीमत लॉस कहलाती है। तो वैसे ये हुई कि इस विधि में मांग की कीमत लॉस मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन का कीमत में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्रारंभ होती है, वो क्या कहलाती है, आनुपातिक या प्रतिशत विधि। फिर फॉर्मूला हो गया मांग में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन। फिर मांग में परिवर्तन यानी प्रारंभिक मांग बटा कीमत में परिवर्तन प्रारंभिक कीमत। ईडी बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी इंटू पी जीरो बटा क्यू जीरो। डेल्टा क्यू Q1 माइनस क्यू जीरो, डेल्टा पी P1 माइनस पी जीरो।
Q0 प्रारंभिक मांग, Q1 नई मांग, P0 प्रारंभिक कीमत और P1 नई कीमत। और डेल्टा Q का लिख लेना, मांग में परिवर्तन, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, और डेल्टा P का कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन। आई समझ में? चलिए इसका एक क्वेश्चन करवा देती हूं मैं आपको, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया होगा आपने नोट, देखो मिटा दिया। अब क्वेश्चन देखना क्या क्या दिया हुआ आपको। P0 दिया हुआ आपके, फॉर एग्जाम्पल लिख लेना, P0 दिया हुआ आपके 100, P1 दिया हुआ आपका 50 और Q0 दिया हुआ आपका 250 और Q1 दिया हुआ आपका 750। चलो इस क्वेश्चन में तो अपने को चारों चीजें दे दी। P0 दे दिया अपना 100, P1 दे दिया 50, Q0 दे दिया 250 और Q1 दे दिया 750। चलिए फॉर्मूला अपना लिखा हुआ है, वापस लिख लो, लिखना चाहो तो। ED बराबर डेल्टा Q बट्टा डेल्टा P इंटू P0 बट्टा Q0। डेल्टा Q है आपके Q1 माइनस Q0, डेल्टा P है आपका P1 माइनस P0। डेल्टा Q निकाल लो पहले, Q1 है आपका 750 माइनस Q0 है 250, तो डेल्टा Q आ गया अपना 500। डेल्टा P निकाल लो, P1 है अपना 50 माइनस P0 है 100, तो माइनस के 50। फॉर्मूले में जचा दो, ED बराबर डेल्टा Q निकला अपना 500, डेल्टा P निकला अपना माइनस 50 इंटू P0 अपना 100 और Q0 अपना 250। काट दो, 2 बार गया, ये माइनस का 2, 2 इंटू 2 माइनस के 4, तो ED कितनी आई -4। ध्यान रखना मार्क की कीमत लो 1 से ऊपर नहीं आएगी, माइनस में कितना भी आ सकती है, और माइनस प्लस का शायद एग्जाम में ध्यान कोई जरूर नहीं, तो -4 आया समझ में। तो इसको एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये आपके मांग की कीमत लोच को मापने की विधि का पहला पॉइंट, अनुपातिक या प्रतिशत विधि, अनुपातिक या प्रतिशत विधि। अब अपन सेकंड नंबर पे चलते हैं, ज्यामिति विधि या बिंदु रेखे विधि, इसको नोट कर लो। फिर दूसरा चलते हैं ज्यामिति विधि या बिंदु रेखे विधि। चलिए आप इसको नोट कीजिए, कर लिया होगा। चलिए देखिए, ज्यामिति विधि या बिंदु रेखे विधि, उसका नाम 2 नंबर जैसे ही अपन ने लिखा था ना, उसका नाम बिंदु विधि और लिख लेना। क्या लिखोगे? बिंदु विधि। ठीक है, मैंने नोट पे की है दूसरी विधि, ज्यामिति विधि या बिंदु रेखे विधि या बिंदु विधि। क्या की है देखो, वैश्विक मांग पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए ज्यामिति विधि का प्रयोग करते हैं। कि वैश्विक मांग पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? ज्यामिति विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए बिंदु से नीचे के भाग को बिंदु के ऊपर के भाग से विभाजित किया जाता है। कि बिंदु के नीचे के भाग को किससे विभाजित किया जाता है? बिंदु के ऊपर के भाग से विभाजित किया जाता है। तो वो विधि कौन सी कहलाती है? ज्यामिति विधि या बिंदु रेखे विधि या बिंदु विधि। फॉर्मूला क्या होगा? सूत्र लिख लेना, ED बराबर मांग वक्र का बिंदु से नीचे का भाग बट्टा मांग वक्र का बिंदु से ऊपर का भाग। कि मांग वक्र का बिंदु से नीचे के भाग से मांग वक्र के बिंदु से ऊपर के भाग से विभाजित करेंगे तो कौन सी विधि कहलाएगी? ज्यामिति विधि। कि वैश्विक मांग पर मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए ज्यामिति विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए बिंदु से नीचे के भाग को बिंदु से ऊपर के भाग से विभाजित किया जाता है। मांग वक्र, तो सूत्र हो गया मांग वक्र का बिंदु से नीचे का भाग बट्टा मांग वक्र का बिंदु से ऊपर का भाग। मांग वक्र का बिंदु से नीचे का भाग बट्टा मांग वक्र का बिंदु से ऊपर का भाग। इसको नोट करो, फिर इसको मैं बताती हूँ डायग्राम से। देखिए चलो अब इसका डायग्राम करके मैं आपको समझाती हूँ किस प्रकार से।
एक्स वाई क्षैतिज रेखा जानती हो, यहाँ पे अपन लिखते हैं मांग मात्रा, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, कीमत, है ना। मांग मात्रा और कीमत, ये अपन ने कौन सा बजट रेखा खींची है, मांग वक्र खींच लिया। इस पे अपन 5 बिंदु देंगे। कौन कौन से बिंदु, नंबर 1 ए बिंदु दे दिया, नंबर 2 बी बिंदु दे दिया, नंबर 3 सी बिंदु दे दिया, नंबर 4 डी बिंदु दे दिया, और नंबर 5 अपन ने थोड़ा सा इनको दूरी कर दो इनकी, ये अपन ने सी बिंदु दे दिया, ये अपन ने डी बिंदु दे दिया, और अपन ने ई बिंदु दे दिया। ठीक है, ए बी सी डी ई, कौन सा दे दिया, ए बी सी डी ई। देखो ए बी सी डी ई, मांग मात्रा, और ये आपके 5 बिंदु, ये क्षैतिज रेखा पे मांग मात्रा और लंबवत रेखा पे कीमत। अब जैसे अपन ने मांग की लोच की श्रेणियां पढ़ी थी, कितनी श्रेणियां थी, 5 श्रेणियां थी। पूर्णतया लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग, और पूर्णतया बेलोचदार मांग। यहाँ पर वही वापस चलना है, लेकिन यहाँ पे अपन किस माध्यम से देखेंगे, बिंदु के माध्यम से, क्योंकि अपने विधि का नाम ही क्या है, बिंदु रेखे विधि। अब फॉर्मूला अपना क्या था, ऊपर लिखा हुआ है मांग वक्र का बिंदु से नीचे का भाग बट्टा मांग वक्र का बिंदु से ऊपर का भाग। अब जितने अपन ने बिंदु लिखे हैं उन बिंदु की अपन मांग की लोच, मांग की कीमत लोच निकालेंगे। तो फर्स्ट बिंदु से अपन करते हैं। फर्स्ट बिंदु अपना कौन सा है, ए बिंदु, तो लगा लो नंबर 1 ए बिंदु पर। नंबर फर्स्ट कौन सा आपका, ए बिंदु पर। ए बिंदु पर मांग की लोच किस प्रकार होगी, तो ईडी बराबर, फॉर्मूला ऊपर लिखा है तो कोई बात नहीं तो दोबारा भी लिख सकते हो, लिख लो मांग वक्र का, जितनी बार लिखोगे बढ़िया, ये याद होगा। मांग वक्र का बिंदु से नीचे का भाग बट्टा मांग वक्र का बिंदु से, मांग वक्र का बिंदु से ऊपर का भाग, मांग वक्र का बिंदु से नीचे का भाग बट्टा मांग वक्र का बिंदु से ऊपर का भाग। चलिए ए बिंदु पर देखिए, मांग वक्र का बिंदु से नीचे का भाग, अपना बिंदु नंबर ए है, इससे नीचे का भाग कौन सा हुआ, इससे नीचे के बिंदु कौन कौन से, इससे नीचे के बिंदु बी सी डी ई सारे हो गए। तो ऊपर का तो आ गया अपना ए ई, क्योंकि ए निकाला है तो ए से लेके ई तक, और मांग वक्र का बिंदु से ऊपर का भाग, ए के ऊपर क्या है, कुछ नहीं मतलब 0, कुछ नहीं है मतलब 0। अब कोई भी पद या कोई भी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत, और 0 में अगर कोई संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0। तो ईडी बराबर क्या आया, ईडी बराबर आया आपका इन्फिनिटी। ईडी बराबर क्या आ गया आपका, इन्फिनिटी। ईडी बराबर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वाली कौन सी लोच हुई आपकी, पूर्णतया लोचदार मांग। आया समझ में फर्स्ट पॉइंट। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। बी बिंदु पर सारे के सारे ऐसे ही निकलने हैं। बी बिंदु पर ईडी बराबर, बी बिंदु पे नीचे का भाग कौन सा हुआ, बीई, और बी बिंदु से ऊपर का भाग कौन सा हो गया, बी ए, या बोल सकते हो ए बी, तो बी ए। अब इनके नीचे 3 और ऊपर 1 ही है, तो कौन सी लोचदार मांग हुई, इकाई से अधिक। नीचे के तो बहुत है लेकिन ऊपर के कम है, तो कौन सी लोचदार मांग हुई, इकाई से अधिक। तो ईडी ग्रेटर देन 1। चलिए सी बिंदु पर, ईडी बराबर सी बट्टा सी ए, सी बट्टा सी ए, दोनों में देखो 1 है तो कौन सी होगी, बराबर, तो ईडी बराबर 1। तो कौन सी लोचदार हुई, इकाई के बराबर। चलिए 4 नंबर पे, ये आप बताओ डी बिंदु पर,
ईडी बराबर डी डी बटा डी ए या एडी। तो नीचे 1 है और ऊपर कितने हैं 3, तो इकाई से कम, तो ईडी लेस देन 1। आया समझ में। 5 नंबर कौन सा है, ई बिंदु पर ईडी बराबर नीचे तो ई के कुछ नहीं 0 और ऊपर ई के ए या ई ए, तो कर दो ई ए, तो ईडी बराबर 0। जैसा उसमें भाग दिया इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो बनी ना अपनी 500 श्रेणियां। पहली कौन सी बन गई आपके, पूर्णतया लोचदार मांग। दूसरी कौन सी बन गई, इकाई से अधिक लोचदार मांग। तीसरी बन गई अपने इकाई के बराबर लोचदार मांग। चौथी बन गई अपन के इकाई से कम लोचदार मांग। चौथी कौन सी होगी, इकाई से कम लोचदार मांग। और 5वीं पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ये हुई आपके ज्यामिति विधि या बिंदु रेखीय विधि। बोलो आया समझ में। अपन ने देखा कि वैश्विक मांग पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए ज्यामिति विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए बिंदु से नीचे के भाग को बिंदु से ऊपर के भाग से विभाजित किया जाता है। ठीक है, फिर फॉर्मूला देख लिया अपने, मांग वक्र का बिंदु से नीचे का भाग बटा मांग वक्र का बिंदु से ऊपर का भाग। फिर डायग्राम बनाया, एक डायग्राम पे एक अपन ने बजट रेखा खींची या वक्र खींचा जिसपे अपन ने 5 बिंदु लिखे A B C D E। 5 बिंदु पे मांग की लोच ज्ञात की। ए बिंदु पे की तो ए के नीचे का भाग ए, ऊपर का भाग 0 तो अनंत आ गया। बी के नीचे का भाग बी और ऊपर का भाग बी ए तो 1 से ज्यादा आ गया। सी पे सी के नीचे का भाग सी और सी के ऊपर का भाग सी ए तो बरोबर आ गया। डी से नीचे का भाग डी और डी से ऊपर का भाग डी ए तो 1 से कम आ गया। ई पर नीचे का भाग 0 और ऊपर का भाग ई ए तो 0, यानी पूर्णतया बेलोचदार मांग आ गई। तो वैश्विक मांग पर मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए ज्यामिति विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए बिंदु से नीचे के भाग को बिंदु के ऊपर के भाग से विभाजित किया जाता है। तो मांग वक्र का बिंदु से नीचे का भाग बटा मांग वक्र का बिंदु से ऊपर का भाग। तो ए बिंदु पर ए बराबर 0, ए बटा 0 तो अनंत। बी बिंदु पर बी बटा ए तो 1 से अधिक, इकाई से अधिक। सी बिंदु पर सी बटा सी ए तो इकाई के बराबर। डी बिंदु पर डी बटा डी ए तो इकाई से कम, 1 से कम। और ई बिंदु पर 0 बटा ई ए तो ईडी बराबर 0, पूर्णतया बेलोचदार। तो पूर्णतया लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग और इकाई से कम लोचदार मांग और पूर्णतया बेलोचदार मांग, ये आती है अपने ज्यामिति विधि में। तो मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां आज अपन ने 2 पढ़ी। पहली पढ़ी थी अनुपातिक या प्रतिशत विधि जो कि अपना फर्स्ट वैसे ही था। दूसरी पढ़ी ज्यामिति विधि या बिंदु रेखा विधि, उसके अनुपातिक या प्रतिशत विधि के तो आपने क्वेश्चन भी कर लिए थे। और मैं हर वीडियो के अंत में आपको 2 क्वेश्चन वैसे भी दे रही हूँ, आज भी दूंगी। और इस विधि को अपने पॉइंट, काफी इंटरेस्टिंग विधि है, एग्जाम में आने लायक है। मांग की लोच की श्रेणियों की दिशा, ये खुद अकेली विधि 6 नंबर की आ सकती है और कितना इजी रूप में दिखाया है। और बाकी इसमें कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सारे पे ऐसे बिंदु निकालने की जरूरत है। जो अगली विधि पढ़ेंगे अपन कुल वे विधि, उसका वीडियो मैं अलग ही बनाऊंगी, जो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। और काफी इंटरेस्टिंग विधि है, वो एक विधि उस वीडियो में अपने बन जाएगी। फिर मांग की लोच के घटक का एक वीडियो अपन और बना लेंगे। फिर कोई क्वेश्चन का वीडियो बनेगा तो ठीक है, नहीं तो मांग की लोच के घटक में ही अपन कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना आप, इस विधि को बार बार करना,
बिंदु रेखे विधि और आनुपातिक या प्रतिशत विधि को, और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना अपने नोटबुक में। अगर समझ में न आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हो, और कमेंट के माध्यम से उन क्वेश्चन का आंसर देना भी आपको जरूरी है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देती हूँ। कौन से क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत 20 रुपए होने पर उसकी 50 इकाइयां है। यदि उस वस्तु की कीमत बढ़कर 25 रुपए इकाई हो जाती है, 25 रुपए इकाई हो जाती है, यदि उसकी कीमत बढ़कर 25 रुपए हो जाती है तो मांग घटकर 40 इकाई हो जाती है, तो मांग की कीमत लो ज्ञात कीजिए। कि किसी वस्तु की कीमत 20 रुपए होने पर उसकी 50 इकाई है। यदि उस वस्तु की कीमत बढ़कर 25 रुपए हो जाती है और मांग घटकर 40 इकाई हो जाती है, तो मांग की कीमत लो ज्ञात कीजिए। डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी इंटू पी जीरो बटा क्यू जीरो। बाकी आपको क्या करना है, डेल्टा क्यू बराबर क्यू वन माइनस क्यू जीरो, डेल्टा पी बराबर पी वन माइनस पी जीरो। डेल्टा क्यू जीरो कौन सा है, क्यू वन कौन सा है, पी जीरो कौन सा और पी वन कौन सा है। जो प्रारंभिक है वो पी जीरो और क्यू जीरो, और जो मात्रा और कीमत, और जो बाद का नया है वो वन है, क्यू वन और पी वन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्स और वाई वस्तु में किसकी मांग अधिक लोचदार है। वस्तु एक्स और वस्तु वाई। वस्तु एक्स की दे दी कीमत और मांग, वस्तु वाई की दे दी कीमत और मांग। कीमत दे रखी है 3, 4, 120 और 95, और इसकी दे रखी है 12 और 10 और 740 और 750। अब ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके वस्तु एक्स का निकालना है, चारों आपको चीज दे दी। सेकंड क्वेश्चन हो गया आपके वस्तु वाई का निकालना है। अब चारों चीजों में आप पूछोगे कि 0 कौन सा और 1 कौन सा। जो पहला मान दिया हुआ रहता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कीमत पहले 3 थी, फिर कीमत बढ़कर कितनी हुई, 4, तो 0 कौन सी हुई, ये P0, ये P1। पहले मांग मात्रा 120 थी, फिर मांग मात्रा घटकर कितनी हुई, 95। पहले कीमत 12 थी, फिर कीमत कम होकर कितनी हो गई, 10। पहले मात्रा थी 740, फिर मात्रा बढ़ के कितनी होगी, 750। तो इस प्रकार अब दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसमें तो ये आपकी 0 हो गया, और ये हो गया P1, और ये हो गया, सॉरी, ये हो गया Q1। कॉपी में अच्छे से इसको नोट करना। इसको अच्छे से नोट करना कॉपी में, ठीक है। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में नोट करने की। एक्स और वाई वस्तु में किसकी मांग अधिक लोचदार है, वस्तु एक्स, वस्तु वाई। कीमत और मांग, कीमत और मांग 3 और 4, 120, 95, 12, 10, 740 और 750। इस प्रकार से आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां कंप्लीट नहीं हुआ, 2 विधि पढ़ी, आनुपातिक या प्रतिशत विधि और ज्यामिति विधि या बिंदु रेखे विधि। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अपन कुल व्यय विधि। तो इन क्वेश्चन का कमेंट के माध्यम से जरूर जवाब देना आपको, ठीक है। और आपके समझ में आया होगा, न समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा कुल व्यय विधि, ठीक है। इनको आप नोट कर लो और अपनी कॉपी में नोट करते जाना है हर क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, चलिए धन्यवाद आप सभी का। जय श्री बालाजी की। थैंक यू सो मच। ओके।